नमस्कार, मैं हूँ वर्तिका। आप हैं एशियाविल हिंदी के साथ। हमारे साथ है वो शख्स जो अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी को नोएडा में 13 घंटे तक इलाज के लिए लेकर घूमते रहे, लेकिन किसी अस्पताल ने इनकी मदद नहीं की और आखिर में इन्होंने अपनी पत्नी और बच्चा दोनों खो दिया। ब्रजेंद्र जी बहुत हिम्मत करके हमसे बात करने के लिए आए हैं। ब्रजेंद्र जी, पहले तो ऐसी स्थिति में हमसे बात करने के लिए समय निकालने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम। जी जी। ब्रजेंद्र जी, आपकी पत्नी नीलम अब दुनिया में नहीं है। असल में क्या हुआ था उनको, और फिर क्या हुआ उन 13 घंटों में जिसमें आपकी पूरी दुनिया बदल गई? मैम मेरी वाइफ को रात को प्रॉब्लम हुई थी कि उसके कमर में दर्द हो रहा था। फिर उसको थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हुई, तो हम लोग पहले ईएसआई हॉस्पिटल ले गए। ईएसआई जी हॉस्पिटल उसको इमरजेंसी में दिखाया। इमरजेंसी में डॉक्टरों ने देखा उसे, फिर उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जब जी वार्ड में शिफ्ट, तो मैम उसको नॉर्मल गई थी वो, ऑटो से उतर करके और पैदल गई थी वो। कोई दिक्कत नहीं थी, खाली सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और बैक पेन हो रहा था जो कमर में हो रहा था उसको। हम्म, मैं जैसे ही गए तो उन्होंने डॉक्टरों ने देखा और उसको यूरिन, वो वो होती है थैली, वो उसको लगा दी। फिर उसने बोला जाके इसके हस्बैंड को बुला के लाओ। मैं जब गया वहां पर, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे को दिख नहीं रहा यहाँ के अपनी वाइफ को मरवाने लाया है, हैं? तेरी इसकी कंडीशन क्या हो रही है? मैंने कहा मैम कंडीशन, तबीयत खराब हो रही है तभी तो लेके आया हूँ। अब आप ही मना कर दोगे तो कैसे होगा? तो मेरी वाइफ को ना सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसने मास्क अपने चेहरे से हल्का सा नीचे कर दिया, तो ईएसआई हॉस्पिटल सेक्टर 24 में डॉक्टर ने ये बोला तेरे चाटा मारूंगी, इसको मास्क को ऊपर कर ले। हैं? तो वो घबराने लग गई और फिर डॉक्टर ने मुझे जिस बुरी तरीके से मेरे को डांटा, तो मेरी वाइफ और होपलेस होने लग गई। मैं अपनी वाइफ के पास पहुंचा, मैं पेपर उठा करके उसके सामने हवा करने लगा, तो डॉक्टर कह रहे तू क्या कर रहा है बे? मैंने कहा मैम थोड़ा हवा तो कर रहे, तो इसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। फिर मेरी वाइफ वहां पर निवस्त्र थी, उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे, तो वो कह रही यार मेरे को कम से कम सिलवार तो पहना दो। तो मैम मैंने उसको सिलवार भी पहनाई। फिर डॉक्टर मुझसे कहने लगे कि क्या कर रहा है तू? मैंने कहा मैम कपड़े तो पहनाने दो। कह रही ऐसा कर तू जल्दी से व्हील चेयर लेके आ और इसको यहाँ से तू ले जा सेक्टर 30। मैम वहां से हम उसको एम्बुलेंस में बैठा इस करके बीच आधे में कितना समय वहां पे आप लोगों का, ये कितने समय आपका वहां पे लगा ये सही हॉस्पिटल में? 1 से 1.5 घंटे के बीच में रहा था। जी हाँ, उन्होंने और कुछ नहीं देखा कि ऑक्सीजन देना है क्या करना है, खाली यूरिन पास करने की लगा दी और फिर उल्टा सीधा मेरे को बोलने लगे कि इसको यहाँ से ले जा तू, और कुछ भी हो सकता है, सेक्टर 30 ले जा। मैंने जी ठीक है मैम। हम लोगों ने कैसे भी हिम्मत करके उसको एम्बुलेंस में बैठाया और सेक्टर 30 ले गए। जब सेक्टर 30 में उसको सरकारी अस्पताल में ले गए, तो वहां पर एम्बुलेंस वाले ने वहीं उसको छोड़ दिया है। फिर उस बीच में हमने अपने सेक्टर 30 में किस हॉस्पिटल में आप लोग पहुंचे थे? जिला अस्पताल में, सरकारी जिला। जिला। जी जी तो हम वहां ले गए, तो वहां पर क्या नाम है, व्हीलचेयर की हमने अपनी, मैंने खुद एम्बुलेंस से वहां पर नीचे का दरवाजा खोला और उसको नीचे उतारा, और वहां पर कोई व्हीलचेयर नहीं थी। तो उस समय हमने क्या नाम है, उस समय थोड़ी देर के लिए उसको चेयर पे बैठाया। मैंने कहा यार अभी व्हीलचेयर ले आते हैं, उस पे ले चलेंगे। फिर वहां से अरेंज करी व्हीलचेयर, ढूंढ के लाए, तो वहां पर रूम नंबर 108 था, कमरा नंबर 108 था। जी। उसमें ले गए। तो पहले जैसे ही मैं नजदीक लेके गया, उन्होंने कहा पहले तो दूर खड़े हो जाओ, दूर भगो दूर भगो। मैंने कहा मैम ठीक है। हम थोड़ा और पीछे हो गए। मैंने कहा मैम मेरी वाइफ की कंडीशन ज्यादा खराब है, प्लीज आप इसको देख लो। कह रहे कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैम खौड़ा कॉलोनी से आए हैं और ईएसआई वालों ने रेफर किया है। मेरी वाइफ 15 साल से जॉब कर रही थी, उसके पास ईएसआई कार्ड भी था, वो खुद कार्ड होल्डर थी। हैं? तो मैंने कहा कि मैम ऐसे ऐसे करके हमें वहां पर भेजा। कह रहा है यहाँ पर कोई इलाज नहीं होता, ऐसा करो तुम यहाँ से कहीं और ले जाओ इन्हें, कहीं भी ले जाओ। उन्होंने सामान सरकारी वगैरह, हॉस्पिटल में कैसे इलाज करने से मना कर सकते हैं कि यहाँ पे इलाज नहीं हुआ होता, ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैम क्या बोल सकते हैं, वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे ना कि उन्होंने इलाज क्यों नहीं करा। देखा तक का नहीं, एटलीस्ट उन्होंने मेरी वाइफ को खाली व्हीलचेयर पे दूर से देखा और कह रहे यहाँ से ले जाओ, यहाँ से कहीं भी ले जाओ तुम। फिर मैम मैं सेक्टर 51 में शिवालिक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां से नजदीक पड़ रहा था, और मेरी वाइफ का ना पिछले 10 दिनों से वहीं इलाज चल रहा था, है ना। तो मैंने कहा यार भाई कम से कम इसको, अभी तो हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है, हम सेक्टर 51 में शिवालिक हॉस्पिटल है वहां पर लेके चलते हैं, वहां क्या पता ये लोग ले ले। जैसे ही शिवालिक हॉस्पिटल में पहुंचा, तो डॉक्टर नीना करके नाम है वहां पर, जो वो गायना की डॉक्टर है, डॉक्टर नीना, जी जिनसे हम ट्रीट, ठीक है। मैम उनसे बात करी तो वो कह रहे कि इसकी कंडीशन खराब है और हम इसे नहीं ले पाएंगे, ऐसा करो आप इनको कहीं भी ले जाओ।
किसी भी फोर्टिस में ले जाओ, कैलाश में ले जाओ, जहां तुम्हारा मन करे वहां ले जाओ, लेकिन यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ। फिर हमने उन्होंने थोड़ा, चेकअप किया था कुछ पहले, ये ऐसा कहने से पहले? कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं चेक करा उन्होंने। मैंने बोला एटलीस्ट मैम ऑक्सीजन तो दे दो इसको, थोड़ा जो घबराहट हो रही है, कोई पेन किलर या कोई बीपी वगैरह की कह रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप इन्हें करके यहाँ से ले जाओ। फिर मैम वहीं से हम फोर्टिस हॉस्पिटल गए, जो सेक्टर 62 में फोर्टिस हॉस्पिटल है। फोर्टिस हॉस्पिटल में जब गए, इमरजेंसी में ले गए, तो डॉक्टर ने ये बोला कि इसकी तबीयत ज्यादा खराब है और यहाँ पर हम नहीं ले पाएंगे, और मुझसे कह रहा है कि तो इसे इसको ना वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। मैंने कहा मैम कोई बात नहीं, जो भी है आप करो। तो कह रहा है अभी तेरे तुमसे 5-6 लाख रुपए मांगेंगे तो तुम दे दोगे? मेरे को ऐसे बोलने लगे, तुम तो दे दोगे 5-6 लाख रुपए? मैंने कहा मैम दे देंगे, कोई नहीं, आप इलाज तो करो, पैसा तो मैं कहीं ना कहीं से कर ही दूंगा। लेकिन कह रहा है अभी तो तू कह रहा है मैं पैसे दे दूंगा, बाद में ना तू ही कहेगा कि मेरे पे पैसे नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, फिर बाद में लड़ोगे तुम लोग। ऐसा करो यहाँ से कहीं भी ले जाओ, तुम किसी भी हॉस्पिटल में ले जाओ, फिर ये मरने वाली है, उन्होंने बोला ये मरने वाली है, इसे कहीं भी ले जा सकते हो तुम। फिर मैम हमने कैसे भी हौसला करके वहां से अपनी गाड़ी में बैठाया उसको। फिर ये क्या नाम है, शारदा हॉस्पिटल है, जेपी हॉस्पिटल, प्राइवेट जेपी हॉस्पिटल, सेक्टर 28, 128, वहां पर लेके गए मैम। जेपी वालों ने भी देखा, जेपी वालों ने भी मना कर दिया, कह रहे कि यार हमारे पे कोई बेड नहीं है, हम इनको एडमिट नहीं कर पाएंगे। ऐसा करो आप इनको कहीं भी, शारदा हॉस्पिटल है, शारदा हॉस्पिटल के लिए उन्होंने एक छोटा सा पेपर बनाया और मेरे को कह रहे कि शारदा हॉस्पिटल ले जाओ। मैम जब शारदा हॉस्पिटल में गए और इमरजेंसी गेट के बाहर हमने अपनी गाड़ी रोकी, तो वहां पर सिक्योरिटी वाले बैठे हुए थे। मैंने कहा भाई यार मेरे को अपनी वाइफ को इमरजेंसी में दिखाना है, प्लीज यार बताओ प्रोसेस क्या है। वो कह रहा है कि आगे ना एक काउंटर है, वहां जाके पर्ची कटा लो। तो मैंने 4,500 की पर्ची कटवाई थी मैम वहां पर। फिर क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि प्रोसेस क्या है, मैं सीधा पर्ची कटा के वहां पर ले गया। जब जी। पर्ची कटा के ले गया मैम, तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार ये पर्ची किस चीज की लाई हो? तो कोविड की टेस्ट की पर्ची है, तुम्हें दिख नहीं रहा? यहाँ पर पूरा माहौल गंदा कर दिया, पूरा अफरा तफरी मचा दी है मेरे को। मैंने कहा मैम सॉरी, प्लीज आप बताओ प्रोसेस क्या है, मैं वही प्रोसेस फॉलो करूंगा। आप एटलीस्ट मेरी वाइफ को ट्रीटमेंट तो दो, मैं बाकी प्रोसेस में कर रहा हूँ। उन्होंने कहा आगे जाके 100 रुपीज की पर्ची बनवा के लाओ। मैम मैंने फिर 100 रुपीज की पर्ची बनवाई। फिर उन्होंने क्या नाम है, पर्ची को थोड़ा बहुत देखा और उन्होंने वहीं से बोला कि इसको कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में ले जाओ, यहाँ पर ये मर जाएगी, कुछ नहीं होगा। उन्होंने ऐसा बोला। फिर मैम हमने वहीं से एम्बुलेंस करी, एम्बुलेंस की मैंने पर्ची कटाई, 800 रुपए की पर्ची कटाई। मैंने कहा यार प्लीज यार भाई मेरे को ना यहाँ पर कासरा में जिम्स हॉस्पिटल है, वहां पर प्लीज यार ले चल। कह रहा सरकारी हॉस्पिटल में, जिम्स सरकारी हॉस्पिटल है मैम। फिर मैं वहां लेके गया तो जिम्स वाले ये उन्होंने एक अपना अपना इमरजेंसी का वो बना रखा था, चैम्बर टाइप का, माइक से बात कर रहे थे वो लोग। हम लोग गए वहां पर जिम से, हमने कहा मैम कि सर मेरी वाइफ की ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ को प्लीज एडमिट कर लीजिए। उन्होंने कहा भाई मेरे पे कोई बेड नहीं है। मैंने कहा सर मेरी वाइफ मर जाएगी, सारे डॉक्टर ये बोल रहे हैं मर जाएगी, आप प्लीज एटलीस्ट उसको एडमिट तो करो। कह रहा है यार यहाँ पर लाइन इतनी लंबी लगी हुई है, क्या मैं तेरे ट्रीटमेंट तेरे पेशेंट को देखूंगा? ऐसा कर तू यहाँ से कहीं भी ले जा। उन्होंने जब मैडम वहां से हौसला भी तोड़ दिया, तो फिर अब मैं क्या करता, फिर मैंने उसी एम्बुलेंस से बोला भाई प्लीज यार थोड़ा कॉपरेट कर मेरे को आगे की तरफ। मैक्स हॉस्पिटल पड़ता है मैम, वहां से 40 से 45 किलोमीटर दूर प्राइवेट हॉस्पिटल है। जी। 112 पे भी कॉल किया था मैंने उस समय, पुलिस वाले भी आए थे, 2 पुलिस वाले आए थे। उन्होंने पुलिस वालों को जब मेरी वाइफ की कंडीशन देखी एम्बुलेंस में कि इसकी ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो गए मेरे साथ हॉस्पिटल के अंदर बात करने कि इसकी कंडीशन ज्यादा खराब है, प्लीज आप डॉक्टर साहब इन्हें ले लो। फिर जी। उन्होंने मना कर दिया डॉक्टर साहब ने कि हमारे पास कोई बेड नहीं है, पुलिस वालों से भी मना कर दिया कोई बेड नहीं है। जी। फिर मैं क्या, फिर मैंने कहा भाई छोड़ो यार मेरे हाल पे, मैं ना मैक्स हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। फिर मैम हम वहाँ मैक्स हॉस्पिटल गए। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में, गाजियाबाद में पड़ता है ये। हम वहां लेके गए, जब वहां लेके पहुंचे इमरजेंसी में, हम मैंने अपनी वाइफ को एम्बुलेंस में ही रखा था, उसको ऑक्सीजन दे रहे थे हम लोग सिलेंडर से। तो फिर डॉक्टर ने पूछा कि क्या कौन है? मैंने कहा सर मेरी वाइफ है, प्लीज इसको ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम है, आप लोग एडमिट कर लो और इसको ट्रीटमेंट दे दो। तो उन्होंने कहा यार हमारे पे बेड नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, ऐसा करो आप कहीं भी ले जाओ। फिर क्या करते हैं मैडम, फिर दोबारा घूम के हम जिम्स हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां से हम आए थे, कासना में जो सरकारी हॉस्पिटल है, हम फिर पहुंच गए। फिर मैंने मैम उससे रिक्वेस्ट करी, लेकिन उन्होंने एम्बुलेंस अंदर नहीं आने दी। और जब उसका मास्क हटाया, वो डेथ कर चुकी थी। मेरी वाइफ बार बार मुझसे कहती रही आखिर मुझे डॉक्टर लोग क्यों नहीं एडमिट कर रहे, क्यों इलाज नहीं कर रहे, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, और मैं तुम्हारा साथ छोड़ के चली जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, तुम देख लेना। जब उसने मेरी वाइफ ने ये सब कुछ बोला, तो मैं खुद अपनी हिम्मत तोड़ चुका था कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और जैसे ही मैंने अपनी वाइफ का मास्क हटाया, वो और वहीं खत्म हो गई थी। ये हमारी 13 से 14 घंटे चलता रहा। फिर उसके 2-3 दिन बाद मेरे बेटे का बर्थडे था,
हमने अपने बेटे को सांत्वना दी कि यार छोटू कोई दिक्कत नहीं, तेरी मम्मी ना हॉस्पिटल गई हुई है, बाबू लेने गई हुई है, वहां से आएगी और हम तेरे को नया बाबू देंगे, ये सारा बोलता रहा। लेकिन किसी भी हॉस्पिटल वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इनके साथ। इन्हें पता चलना चाहिए कि एक आदमी के जाने के बाद, और जिसमें कि मेरा बच्चा नया जो कि आने वाला था मेहमान, हमारे घर में इतनी नई खुशियां थी कि मैं कह नहीं सकता कि कितनी खुशियां थी। और इन लोगों ने मेरे बच्चे की और मेरे वाइफ की, दोनों की हत्या करी है, डॉक्टरों ने मिल करके हत्या करी है। मैं चाहता हूँ कि मैम इनका तो साले का लाइसेंस जब्त होना चाहिए, इन लोगों का पता चलना चाहिए। इनके घर में जिस दिन ऐसा होगा ना, जिनकी इनकी बीवियां इनके हाथों में दम तोड़ेगी, इनको एहसास होगा कि एक लेडीज के जाने के बाद क्या होता है किसी आदमी का। मैम इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पनिश होना चाहिए, एटलीस्ट पनिश होना। जो आज मेरी वाइफ ने देखा ये दिन, वो भगवान ना करे किसी और लेडीज के साथ हो। मैं तो यही वो करता हूँ कि कोई लेडीज ऐसे तिल तिल के ना मरे कि उसे डॉक्टर लोग क्यों नहीं ले। हम जिन डॉक्टरों को भगवान कहते हैं, भगवान मानते हैं हम डॉक्टरों को, हमारे को बचपन से सिखाया जाता है बेटा डॉक्टर भगवान का रूप होता है, दूसरा भगवान है वो। आज मैं इस भगवान से भी मेरा विश्वास उठ चुका है, इस भगवान से भी आज की डेट में अगर मेरा, मैं खुद भी बीमार होऊंगा ना मैम, जहर खा के घर में मर जाऊंगा, लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि रोडों पे से मरने से अच्छा है आदमी अपने घर में मर जाए। तो इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ कि कंडीशन क्या है क्या नहीं है, आप खुद समझ सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बार बार इनको मैम कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप यकीन नहीं करोगे मैम कि मेरी वाइफ 15 साल से जॉब कर रही थी, हमने लोन लेके मकान भी बनाया। हम ये कहते थे यार दोनों मिलके ना पटा देंगे लोन को। है? आज वो जब मुझे छोड़ के चल गई, मैं कितना अकेला महसूस कर रहा हूँ वो मैं जानता हूँ। मैंने अपने बच्चे को अपने से दूर रखा हुआ है उसके नानी नाना के पास, यार कोई नहीं मेरे पास रहेगा तो मैं तेरे को देख नहीं पाऊंगा। अब बताओ मैं अपने बच्चे से ही दूर हो गया, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ। मैम आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी विजेंद्र इनको जी, आप 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 हिम्मत रखिए। और जिन लोगों ने भी इस तरीके से लापरवाही दिखाई है, और आपने साफ तौर पे कहा कि ये एक नहीं बल्कि दो दो आपके शब्दों में मर्डर का मामला है, और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से आपका परिवार बिखर गया है। और जिस तरीके से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल केवल आप लोग भागते ही नहीं रहे, बल्कि मैं तो सुनकर हैरान थी कि जिस तरीके एक गर्भवती महिला जो दर्द में तड़प रही है, और उससे अस्पताल में कहा जा रहा है कि मैं चाटा तुम्हारे मार दूंगी, तो इस तरीके के शब्द। और जो परिवार एक दुखी होके हॉस्पिटल पहुंचा है, पहले ही परेशानी में है, उसको इस तरीके से दुत्कारना किसी भी तरीके से मानवीय नहीं कहा जा सकता है। किसी भी पक्ष से डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन ये तो इंसान के दर्जे लायक भी काम नहीं है। क्या आप उस शख्स का नाम जानते हैं, या उस नर्स का नाम जानते हैं जिन्होंने आपकी वाइफ से कहा था कि मैं तुम्हारे चाटा मार दूंगी नहीं तो चुप हो जाओ? मैम सबसे बड़ी बात है उन्होंने पीपी किट पहन रखे थे, पूरे कवर्ड थे वो लोग। अब मैं ऐसे कैसे बचा लूं, अगर मास्क वगैरह कुछ नहीं होता तो मैं सबको बताता। इसीलिए मेरे को जिस गायना से हमारे वाइफ का ट्रीटमेंट हो रहा था, खाली मेरे को उन्हीं का नाम पता है, डॉक्टर नीना। और बाकी टाइम के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि वहां पर ड्यूटी पे एटलीस्ट कौन था, क्योंकि अब पीपी किट पहन रखा है, सबने मास्क पहन रखा है। अभी मैं भी मास्क पहन लूंगा, आप मेरे को भी नहीं पहचान पाओगे एटलीस्ट मैं हूँ कौन है। मैं ऐसे नहीं पहचान सकता उनको कि वो कौन है। जी, आप तो पीपी और किट और मास्क पहनने की वजह से आप उन लोगों को जो शुरुआती ईएसआई हॉस्पिटल में आपको मिले या फिर उसके बाद मिले, उनको नहीं आप पहचान पा रहे हैं। लेकिन क्योंकि जहाँ पे आपका जो डॉक्टर नीना का आप नाम ले रहे हैं कि वहाँ पे आपकी वाइफ का इलाज चल रहा था, उनका नाम आप पहचानते हैं, तो वहाँ पहले से ही इलाज चल रहा था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे बहुत दुखद है ये कि एक अस्पताल आपको ये कहते हुए भर्ती नहीं करता है कि आप 4 से 5 लाख रुपए नहीं दे पाओगे और बाद में हमसे लड़ने आओगे, इसलिए आप कहीं दूसरे अस्पताल चले जाओ और आप यहाँ का खर्चा नहीं उठा पाओगे। जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मैंडेट है कि जो ईएसआई कैटेगरी के लोग हैं उनको आपको इलाज के लिए कुछ प्रतिशत बेड्स रखने होंगे, उनके इलाज के लिए
बड़े बड़े अस्पतालों को कई सारी ग्रांट्स मिलती हैं, कई सारे टैक्स के कंसेशंस मिलते हैं और उसके बाद इस तरीके का व्यवहार उनका जरूरतमंद लोगों के समय जब वो इतनी बड़ी मुश्किलों में हो, बिल्कुल निंदनीय है। आपसे हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि आप खबर इस तरह की मिली कि आपको सीएमओ ने बुलाया था और जी मैम। सीएमओ से आपकी बात हुई। जी मैम। क्या क्या बातें हुई आपकी सीएमओ से और वहां पे किस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए? मैम वहां पर दीपक औरी जी ने बुलाया था, उनका नाम है दीपक औरी जी। हम हम्म। वहां गए थे। उन्होंने जो भी हमारे साथ में घटना घटी थी वो हमारा बयान लिया था, उन्होंने बाकायदा लिखा था। उन्होंने जो जो हमारे साथ हुआ था वो हमने बयान में बोला था। फिर उन्होंने जी। कहा इसके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। उनको जो भी इसमें पाए जाएंगे उनको दंडित करे जाएंगे। तो मैम ये आश्वासन दिया गया था। जी। और मैडम सबसे बड़ी बात ये है, देखो मैं खुद एक जॉब करता हूँ, मैंने अपनी वाइफ का, अपने बेटे का और अपना मेडिकल कार्ड भी बनवा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। ठीक हम्म। है। लेकिन ये लोग क्या है, ये लोग, इनकी लोगों की मेंटेलिटी है कि कपड़े अच्छे नहीं पहन रखे, अच्छी गाड़ी नहीं है, तो ये तो बेकार लोग हैं। लेकिन मैं अपनी लाइफ के लिए पहले प्रिकॉशन लेके चला था कि यार भगवान ना करे कभी मेरे को कुछ होता है तो मैं अपना मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, मेरी वाइफ जॉब करती थी है, हम्म। के पास भी ये सही कार्ड था। मैं भी जॉब करता था, मैंने पर्सनली अपने हमारे ऑफिस से मिलता है, कॉर्पोरेट पॉलिसी मिलती है, वो जी। पॉलिसी भी मेरे पास थी मैम। जी। ठीक है। कि मेंटेलिटी ऐसी है कि आदमी को बस दूर से देख करके परखना कि ये पैसे नहीं दे पाएगा, ये ऐसा नहीं कर पाएगा। ऐसे बड़े हॉस्पिटल हो, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनकी थिंकिंग है ये मैम। अब बताओ, अब मैं इससे ज्यादा और क्या बोल सकता हूँ। अब मैंने जो प्रोकेशन ली, मैंने जो अपना पहले से मेडिकल कार्ड लिया, आदमी लेता किस लिए यार, एटलीस्ट मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम होगी तभी तो आदमी पहले से प्रिकॉशन लेके चलता है, और वो प्रिकॉशन जी। ली मैंने। लेकिन जी। उसका भी मेरे को किसी तरीके से किसी ने ये नहीं पूछा। पैसे की बात तुरंत करने लगे, लेकिन ये नहीं पूछा कि यार तुम पैसे दोगे कैसे, या कार्ड है कुछ है। आदमी पूछता है तो मैं बोलता भी ना उसी को, लेकिन बस यही कहते रहे कि तुम्हारी वाइफ मर जाएगी और तुम पैसा नहीं दे पाओगे, तुम कहीं भी चले जाओ। बिना जांच करे हुए सीधा उन्होंने यही बोलते चले गए। जी। तो बिना जांच किए आखिर उनको उन्होंने ऐसे क्यों कहा? बिना जांच किए कैसे कोई ऐसे कह सकता है? मेरे को, मेरी वाइफ को सांस की प्रॉब्लम हो रही थी, बच्चा होने वाला था उसको। उनको ये लगा कि सस्पेक्टेड है कि ये कोरोना पेशेंट हो सकती है, कि वहां से टेम्परेचर चेक करके, बल्कि वहां पर उन्होंने थर्मल स्कैनिंग करी, हमारी, मेरी, मेरी वाइफ की, मेरी भाभी की, मेरे भाई की भी करी थी। नॉर्मल टेम्परेचर था, तभी उन्होंने हमें अंदर जाने दिया। जी। ये मैम, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, जी। बस उसी को इन्होंने कहा कि ये तो कोविड सस्पेक्टेड लग रहा है हमें, हम नहीं ले पाएंगे। और हमारे पे बेड नहीं है। देखो फोर्टिस हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ कोविड का भी टेस्ट हो रहा है, सब चीज हो रहा है। उसको आइसोलेशन में भी रखा जाता है, 24 आवर उसको रखा जाता है, 2 दिन। लेकिन उन्होंने वो प्रक्रिया भी नहीं करी, बस खाली दूर से ही देख के बोलता कि आप पैसे नहीं दे पाओगे, आपकी आप भाई। आपने बताने की कोशिश की कि आपके पास इंश्योरेंस है? मैम उन्होंने मौका ही नहीं दिया। उन्होंने तो बस ये बोला कि तुम्हारी वाइफ मर जाएगी, तुम पैसे नहीं दे पाएगा, आप भाग जाओ यहाँ से, कहीं लेके चले जाओ तुरंत। आप तो, वो डॉक्टर बोल रहे थे, हमसे बात करके अपने समय बर्बाद कर रहे हो आप लोग। उन्होंने ये बोला हमसे कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, यहाँ से जल्दी निकल जाओ आप लोग। तो मैम मेरे को तो अपना पेशेंट देखना था, मैं उनसे, डॉक्टरों से क्या बहस करता कि मेरे जी। पास ये है वो है। मैम उस समय तो मेरे को अपना पेशेंट दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन्होंने ऐसे शब्द बोले थे कि आपके पास समय नहीं है, आप समय बर्बाद कर रहे हो हमारे से जो बात करके, आप कहीं भी ले जाओ। तो अब मैम, आदमी एक्सप्लेन तो तब करता है ना कि जब उसके पास समय होता है। आज जी। मैं जी। आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि मैम अब जो होना था, मेरी वाइफ तो चली गई है, इसीलिए मैं आज एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि मेरे पास ये प्रिकॉशन थी, वो प्रिकॉशन थी, मेरे पास ये भी वो था। और मैम ईएसआई में मेरी वाइफ ने 5.5 साल से कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ईएसआई वगैरह नहीं जाते थे, बस एक क्रिटिकल प्रॉब्लम के लिए कि हाँ भाई प्रेगनेंसी टाइप में, जो मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था मैम, आज से 6 साल पहले, वही ट्रीटमेंट लिया था। उसके बाद हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। फिर हमने कहा चलो यार अब बेबी होने वाला है, और लेडीज को मैटरनिटी लीव मिलती है 6 मंथ की। फिर मेरी वाइफ ने कहा यार कुछ नहीं तो 2 लाख रुपए भी वहां से मिलेंगे मैटरनिटी लीव के, और जब मेरे पास कार्ड है तो क्यों ना हम अपने कार्ड के थ्रू इलाज कराते हैं। और शिवालिक हॉस्पिटल में 10 दिन के अंदर मैंने 50 से 60 हजार रुपए खर्च कर चुका था ऑलरेडी प्राइवेट में, है हम्म। नहीं। डिलीवरी का टाइम नजदीक आ गया तो हर आदमी को रहता है यार, जो अपने पास प्राइवेट गवर्नमेंट का कंपनी का दिया हुआ कार्ड है, तो क्यों ना हम अपने उसी को फॉलो करें, क्योंकि हमें उसी हिसाब से जो हमारा क्लेम वगैरह था वो सब भी मिल सकेगा। जी। जी।
जी बिल्कुल। आपने बताया कि इस दौरान आपके बच्चे का बर्थडे भी था और 6 साल का करीब आपके बच्चा है। अ, आप बच्चे को किस तरीके से समझाया आपने? मैम समझाया क्या, बस उसको यही दे रहे हैं कि यार तेरी मम्मी अभी ना बाबू लेने गई हुई है और हॉस्पिटल से जिस दिन आएगी ना वो बाबू लेके आएगी। अभी तक तो मैम यही दिलासा दे रहे हैं हम लोगों से। अब आगे धीरे धीरे जैसे जैसे समय बचेगा कब तक झूठ बोलेंगे हम। कभी ना कभी तो सच बताना पड़ेगा कि यार ऐसा है अब तेरी मम्मी नहीं आ पाएगी, फिर यही कहेंगे कि भगवान के पास चली गई अब नहीं आएगी। मोदी जी और सीएम जी एक्शन ले तो, और अगर अगर हमारे मोदी जी और सीएम जी अगर एक्शन लेंगे ना इन पे, तो इन हॉस्पिटल वालों को मैम खबर हो जाएगी। इनको किसी सरकार का डर नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल को, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है इनको डर नहीं है। ये तो आम जनता को ये समझते हैं कि कीड़े मकोड़े हैं, ऐसी मरने दो। जितने हायर क्लास के लोग हैं खाली उन्हीं का ट्रीटमेंट लो, क्योंकि वो देश को चला रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता मैम, बूंद बूंद से घड़ा बनता है, एक एक वोट से सरकार बनती है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि कोई पैसे वाला है तो वो वोट गिरेगा और गरीब है तो वो नहीं करेगा। मानवता का अधिकार सबको है, मत देने का अधिकार सबको है। तो मैम इन लोगों को किसी चीज का डर नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको पता चलना चाहिए कि नीलम कुमारी के साथ हमने ऐसा करा था जिसका हमें पनिश मिला। ये किल किल के इनको एहसास होना चाहिए कि अगर भविष्य में प्रेग्नेंट लेडी हमारे पास आए तो हम उसके साथ ऐसा दुष्व्यवहार ना करें। उसको वो जी, याद आना चाहिए बार बार कि एक नीलम के साथ ऐसा करा था, नीलम गौतम की, कि मेरे को ना करूं मैं दोबारा ऐसा। मैम जी, आपसे यही बस बार बार मैं बिल्कुल। निवेदन कर। बिल्कुल, आपने अभी कहा कि अगर योगी जी की सरकार या मोदी जी की सरकार इन पे एक्शन लेगी तो इनको पता चल जाएगा। आपको कितनी उम्मीद है कि जो यूपी सरकार है, योगी जी की सरकार या फिर केंद्र सरकार की तरफ से जो मोदी जी की सरकार है, उनकी तरफ से कितना बड़ा एक्शन लिया जा सकता है या फिर आपको क्या उम्मीदें हैं? मैम उम्मीदें तो मैं बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब मोदी जी ने कहा कि घंटी बजाओ थाली बजाओ, उनके कहने पे हमने घंटी भी बजाई, थाली भी बजाई, डॉक्टरों के सम्मान में, पुलिस के सम्मान में। उन्होंने कहा कैंडल्स जलाओ, अपने घर में मोमबत्तियां जलाओ, टॉर्च जलाओ। जैसा जैसा उन्होंने कहा मैम हमने उन्होंने फॉलो करा और उनके हर एक एक शब्द पे हमने कदम से कदम बढ़ा करके उनके आगे चला। अगर मैम अगर ये आज कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमें पूरी तरीके से इन पे से विश्वास उठ जाएगा कि हमारी सरकार हमारा कोई साथ नहीं दे रही है और किसी भी तरीका, मतलब हमें इनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। करना पड़ेगा तो जी, फिर हमें क्या करना पड़ेगा मैम, फिर हमें कोर्ट के द्वारा चलना पड़ेगा। हम तो चाह रहे हैं कि हमारी सरकार हमारी पीड़ा को देखते हुए हमें, क्योंकि बच्चा पालना है इनको खुद ही सोचना चाहिए कि यार ये बंदा कैसे करेगा, क्या है क्या नहीं। इनको स्ट्रिक्टली कार्रवाई ले लेनी चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे आप जो ये आपका मामला है, इस पर जो डीएम है, नोएडा डीएम की तरफ से भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि इस मामले पर नोएडा डीएम ने कार्रवाई के जो निर्देश दिए हैं, उससे सरकारी अस्पताल और जो निजी अस्पताल के जिन कर्मचारियों ने आपके साथ इतनी बड़ी लापरवाही की, इतना गैर मानवीय व्यवहार किया, उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक आपको क्या कुछ पता चल पाया है कि उन अस्पतालों पर या फिर उन डॉक्टर्स या नर्सों पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई की गई हो? मैम अभी तक मेरे को ऐसा कुछ भी पता नहीं कर पाया मैं, और मैं अभी इस कंडीशन में नहीं हूँ आपसे मैं जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, इसलिए हम जी, लोग यही कर रहे हैं कि मैम करें। लेकिन बाकी मेरी इस कंडीशन की नहीं है कि मैं कहीं जा देखूं या कुछ करूं। मेरे को जी। कुछ भी इस बारे में अभी पता नहीं है। जी, क्योंकि आपके जो इस मामले की जांच 72 घंटे में पूरी हुई और फिर अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी गई इस मामले की, और फिर नोएडा की जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और ईएसआई हॉस्पिटल और निजी हॉस्पिटल के कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए एक शासन को पत्र भी लिखा है। कितनी आप को क्या लगता है कि केवल जितनी बड़ी एक गलती जिसको कहेंगे, जितनी बड़ी ये लापरवाही है, उसके लिए कितनी बड़ी कार्रवाई आप चाहते हैं, और या फिर केवल एक छोटा-सा अनुशासनात्मक कार्रवाई करके उनको छोड़ दिया जाए, वो काफ़ी रहेगा? नहीं मैम, छोटा मोटा केस नहीं, इन्होंने सीधा मर्डर किया है, सारे डॉक्टरों ने मिलके मर्डर किया है, मर्डर।
इनको तो कड़ी से कड़ी कार्य। मैम केरल में एक हाथी का केस हो गया है, पूरे विश्व की न्यूज बन गई। वो एक महिला के साथ ऐसा हो रहा है तो उसके लिए एक छोटी सी कार्रवाई, और जो साफ दिख रहा है कि इन लोगों ने मर्डर किया है 2 जनों का है। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता इन लोगों के साथ जरा सी भी नर्म से बात करी जाए इन लोगों के है। मैम एक आप खुद सोच सकते हो, एक जो हाथी का केस था, ये यानी कि मानवता कुछ नहीं है। यानी इसका तो सीधा सा मतलब है, आप बीमार होते हो डॉक्टरों को छोड़ दो, प्रशासन कुछ नहीं करेगा। अगर आपको दिक्कत है आप अपने घर में मर जाओ, फांसी लगा लो। मैं आज की डेट में खुद कह रहा हूँ, अगर मैं बीमार पड़ता हूँ तो मैं खुद फांसी लगाना मंजूर करूंगा, हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटूंगा अगर यही रवैया रहा तो हॉस्पिटलों का। जी, और मैं चाहती हूँ कि अगर हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं या फिर जो अगर कोई प्रशासन या सरकार की का कोई भी एक प्रतिनिधि जुड़ा हुआ है, तो उसे समझना चाहिए कि एक व्यक्ति कितना परेशान हो चुका है इस व्यवस्था से कि वो इतनी बड़ी बात कह रहा है कि मैं अपने घर में बिना इलाज के मर जाना पसंद करूंगा, अगर लेकिन अस्पतालों का यही रवैया रहा तो मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। ये जो दर्द है, इस दर्द को महसूस करने के लिए शायद जरूरी है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर जो अस्पताल के कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर, जो नर्सेस जिन्होंने इस तरीके से व्यवहार किया, या फिर जिस प्रशासन या सरकार की ढिलाई के चलते निजी और सरकारी अस्पतालों में मरीजों के साथ में, उनके परिजनों के साथ में इस तरह का व्यवहार किया जाता है, वो इस दर्द को समझें। और जरूरी है कि आज खास करके कोरोना वायरस के समय और लॉकडाउन के समय, जब इंसान वैसे ही बहुत सी परिस्थितियों के सामने बेबस है, तो कम से कम ये एक मामला एक नींव के एक मील के पत्थर की तरह होना चाहिए। और इसके बाद में कम से कम इस मामले से, जैसे आपने कहा कि एक हाथी के मर जाने को पूरे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज बना दिया गया, उसके पीछे बहुत से पॉलिटिकल गेन्स का भी मामला रह सकता है, लेकिन यहाँ पर लगभग उसी के आसपास या शायद उसी दिन एक महिला अस्पताल के लिए दर दर भटक इलाज के लिए अस्पतालों में दर दर भटकती रही, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता है, उसके परिवार की मदद के लिए कोई आगे नहीं आता है, और केवल मदद के लिए ही आगे नहीं आता है, गैर मानवीय व्यवहार उसके साथ किया जाता है। तो इस मामले को क्यों एक नेशनल मामले की तरह हमारी सरकार नहीं देखती है, क्यों राज्य सरकार इस मामले को एक नेशनल मामले की तरह नहीं देखती है? और जिस तरीके के सतर्कता एक हाथी के मामले में मंत्रालय की तरफ से निर्देश आ जाते हैं, जिस तरीके की सतर्कता एक हाथी के मामले में देखने को मिली, उस तरीके की सतर्कता या कहें कि उस तरीके की सख्ती एक इंसान के मामले में क्यों नहीं देखने को मिलती, उस महिला के मामले में क्यों नहीं देखने को मिलती, जो खुद तो दुनिया से चली ही गई, उसके पेट में जो नन्ही जान पल रही थी, वो भी अपनी आंखें खोलने से पहले इस दुनिया से विदा हो गई। यहाँ पे आपसे ये आखिरी सवाल मेरा होगा कि आपने कहा कि आप चाहते हैं कि अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, लेकिन यहाँ आपके मामले में इतने सारे अस्पताल शामिल हैं, न केवल ईएसआई अस्पताल बल्कि बहुत से प्राइवेट अस्पताल, बहुत से प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स से लेकर सरकारी प्रैक्टिशनर्स। यहाँ पे सरकार की तरफ से कहा जा सकता है कि सभी का लाइसेंस तो रद्द करना मुमकिन नहीं है। तो सबसे पहली गलती आप किसकी मानते हैं यहाँ पे कि सबसे बड़ी गलती इस पूरे मामले में, हालांकि सभी पक्षों की अपनी अपनी जगह पे अपने अपने तरीके की अलग अलग समय पे बड़ी गलती रही, लेकिन आपको सबसे बड़ी गलती किसकी लगती है इस पूरे मामले में? और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि पिछले 5 सालों से आप इलाज के लिए ईएसआई हॉस्पिटल नहीं गए थे, लेकिन ईएसआई हॉस्पिटल में आम तौर पर जब आप इससे पहले गए थे, क्या आपको कभी लगा था कि आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा यहाँ पर, या फिर आम तौर पर किस तरह का वहाँ पे मरीजों के साथ व्यवहार रहता है या इंतजाम रहता है? मैम कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, कभी नहीं सोचा था। और बात रही हॉस्पिटलों की, मैं लाइसेंस की क्या, जो डॉक्टर्स है एटलीस्ट उनके प्रति तो कार्रवाई हो सकती है ना। मैं नहीं चाहता कि चलो सारे डॉक्टर हॉस्पिटल बंद कर दो, क्योंकि यार और पेशेंट कहाँ जाएंगे अगर मैं इन बातों को करता हूँ। लेकिन जो डॉक्टर्स है जो ड्यूटी पे थे, जिन्होंने ये बोला गया, उनको तो पनिश होना चाहिए।
तो मर्डर केस चलना चाहिए, उन पे मर्डर केस चलना चाहिए। उनका तो लाइसेंस एटलीस्ट जब्त होना चाहिए कि तुम उसके डॉक्टर के लायक नहीं हो, है प्रैक्टिस नहीं कर सकते आप लोग, उनको तो पनिश होना चाहिए ना, है। और बात रही मैम ईएसआई की, ईएसआई का रवैया ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि मैंने पहले भी कराया नहीं था, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मेरा पहला बच्चा बिल्कुल ठीक हुआ था, वहां कोई दिक्कत नहीं थी, तभी तो मैंने ईएसआई की तरफ मूव करा। अगर मैम मुझे पता होता कि ईएसआई वाले मेरे साथ ऐसा बेसुलभ व्यवहार करेंगे तो मैं अपनी वाइफ को वैसे ही नहीं लिया था, मरने थोड़ी ना लिया था मैं फिर ईएसआई में। जी। तो मैम यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन से कम ये जो डॉक्टर्स हैं और जो शिवालिक हॉस्पिटल है, मैम शिवालिक सेक्टर 51 में जो हॉस्पिटल है, लास्ट 10 दिन से मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट कंटिन्यू उस पे चल रहा था। अगर मेरी वाइफ के साथ उसको कुछ पता था कि हाँ अगर कुछ बात होगी तो उसको रिलीव नहीं करना चाहिए था। तो यही कहना चाहूंगा कि अभी तो मेरे को देखो शिवालिक तो था ही, लेकिन मैम फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है आप अपने पेशेंट को किसी भी हॉस्पिटल में ले जाओ। अगर मेरी वाइफ ट्रीटमेंट के दौरान खत्म हो जाती तो मेरी वाइफ ने मुझसे बार बार कहा कि तुम मेरे लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, मेरे को ट्रीटमेंट नहीं दिलवा रहे हो, तुम पैर छुओ डॉक्टरों के, हैं, मैं नहीं तो तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। ये मुझे गम ना आज नहीं होता। अगर मेरी वाइफ किसी भी मान लो ईएसआई में मेरी वाइफ गई, उसके साथ सही तरीके से ट्रीट करते, उस दौरान अगर उसकी मृत्यु आती तो मुझे संतुष्टि रहती, यार कोई दिक्कत नहीं, शायद मेरे भाग्य में ये लिखा था, है। अब आज मैं क्या कहूँ इस चीज को, आज तो मैं अपने आप को दोषी ठहरा रहा हूँ ना कि मैं यार नहीं बचा पाया अपनी वाइफ को, यानी ट्रीटमेंट नहीं दिलवा पाया। तो कुल मिला के यही हुआ ना कि ट्रीटमेंट नहीं दिलवा पाया मैं अपनी वाइफ को। विजेंद्र जी, यहाँ पे केवल एक बात मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने आप को बिल्कुल भी दोषी ना समझें। वो शायद दर्द में तड़प रही थी, और जब इंसान दर्द में बेहद तड़पता है तो उसके शायद मन की पीड़ा होती है जो शब्दों में बाहर आती है। लेकिन अगर इस पूरी स्थिति में देखा जाए तो आप से जितने प्रयास आपके हाथ में थे आपने किए, और आप अपने आप को किसी भी तरीके से दोषी न समझिए। और आप से ये जानना चाहेंगे कि क्या सरकार की तरफ से या स्थानीय प्रशासन की तरफ से आपसे किसी ने संपर्क किया है? क्या किसी तरीके के मुआवजे की मांग आप लोगों की है, या फिर उनकी तरफ से किसी मुआवजे की घोषणा की गई है? मैम अभी किसी भी तरीके से कोई बात नहीं, कोई प्रशासन कोई भी मेरे पास नहीं आया है, किसी भी तरीके की बात नहीं हुई है अभी। इतना बड़ा मामला हो गया, किसी स्थानीय प्रशासन के बंदे ने आपसे संपर्क नहीं किया? मैम किसी ने नहीं किया, तभी तो दुख है। एक हाथी के मरने पे इंटरनेशनल न्यूज हो गई, मंत्रालय से उस पे डिसीजन हो गए, लेकिन एक लेडीज को मेरी वाइफ 6 तारीख को खत्म हो गई, मतलब 5 तारीख को शाम को खत्म हो गई, 6 तारीख को हमने दाग लगा दिया, 8 तारीख हो गई 10, लेकिन किसी ने कोई भी नहीं सोचा कि हाँ यार किसी के साथ क्या पीड़ा हो रही है। और एक माँ की मौत हुई है और एक बच्चे की मौत हुई है। मोदी जी और हमारी सरकार और हमारी पब्लिक ये कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे आज जब एक बेटी पैदा होगी तो वो माँ भी बनेगी ना, वो माँ भी बनेगी, जब माँ बनेगी अगर उसको ये दुख झेलना पड़ेगा तो हम बेटी क्यों बचाए, तो बेटी पैदा होते ही मार देंगे ना फिर। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो प्रेग्नेंट, हम बेटी पैदा होगी उसकी शादी भी होगी वो प्रेग्नेंट भी होगी, तो इसका मतलब हम इतना लंबा प्रोसेस क्यों खींचेंगे जब हमें पता है कि जब ये प्रेग्नेंट होगी तो हमें मारना पड़ेगा इसको अपने घर में, तो मैम हम पैदा ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों बोलते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे वादे क्यों करते हैं, झूठे वादे ना करें ना फिर कोई, जी, है? महिलाओं के लिए भी बहुत सी स्कीम्स हैं, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी बहुत सी स्कीम्स चलती हैं, और हैरानी होती है जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं और इस कदर इस लेवल की कोताही देखने को मिलती है, केवल निजी सेक्टर से ही नहीं बल्कि सरकारी सेक्टर से भी। और स्थानीय प्रशासन ने आपसे अब तक क्यों संपर्क नहीं किया, या फिर आपसे किसी सरकारी अधिकारी ने क्यों संपर्क नहीं किया, ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न बनता है यहाँ पर। क्या आपकी सरकार से किसी तरीके के मुआवजे की कोई मांग है? नहीं मैम वो तो बात की बात है, अब ये खुद लगाओ मेरी वाइफ 15 साल से जॉब कर रही थी, मेरा कितना बड़ा हौसला था वो। आप भी अगर कहीं जॉब कर रहे होंगे और आप भी अपने परिवार के लिए बहुत बड़े सपोर्टेड होंगे ना, हस्बैंड वाइफ तो एक पिलर है, एक पिलर है, एक मकान के पिलर है, अगर एक खराब हो जाएगा तो मकान गिर जाएगा ना। आप खुद ही सोचो हम लोग हस्बैंड वाइफ जॉब क्यों करते हैं, क्योंकि यार हमें अपने बच्चे के लिए भविष्य के लिए कोई आगे दिक्कत ना हो, इसलिए हम स्ट्रगल करते हैं ना, इसीलिए मेहनत करते हैं, है? तो
क्या बोल सकता हूँ मैं? आज तो मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ ना। है जब हमने इतना बड़ा कदम उठाया, हमने मकान बनाया, हमने लोन लिया, दोनों की प्री प्लानिंग थी हमारी और काफी समय से चलती आई थी कि यार अभी मैंने एटलीस्ट मेरी वाइफ ने अभी प्राइवेट स्कूल में मेरे बेटे का एडमिशन कराया, 1 लाख रुपए का एडमिशन हुआ उसका। मेरी वाइफ का यही कहना था अपने बेटे को अच्छा पढ़ाएंगे और इसको एक बड़ा अधिकारी बनाएंगे, डॉक्टर्स वगैरह जो ये बनना चाहेगा उसको वो बनाएंगे। आज मेरा सपना तो मुझे सामने टूटता हुआ दिखाई दे रहा है ना। क्यों टूटता हुआ दिखाई दे रहा है? क्यों? आज मैं अकेला पड़ गया। अब मेरे बच्चों को कौन देखेगा? उसकी माँ होती तो उसको स्कूल से लाना ले जाना, उसके साथ जो भी परेशानियां थी उसके साथ शेयर करना। अब मैं कहाँ तक उसके साथ शेयर करूंगा? एक माँ ही होती है ना जो बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करती है। माँ का ओहदा सबसे ऊंचा दिया है, पिता का ओहदा नहीं दिया। मैं मर जाता तो शायद मेरी वाइफ पाल देती मेरे बच्चे को, क्योंकि माँ का ओहदा प्रधान है, सबसे ऊंचा ओहदा है माँ का। है और आज उसके साथ ये हुआ है, तो उससे मैं कहता हूँ कि मैं मर जाता, मेरी वाइफ होती तो वो बच्चों को पाल सकती थी, लेकिन मैं तो आधे से ज्यादा वैसे ही टूट चुका हूँ। तो मैं अब अपने बच्चे को क्या क्या करूंगा मैं? विजेंद्र जी, आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। और मैं समझ पा रही हूँ कि आप अ, अपनी पत्नी के जाने के बाद बेहद गमज़दा हैं, और ये बिल्कुल सामान्य बात ज़रूर लग सकती है, लेकिन समझने वाले इसको महसूस कर सकते हैं कि आप लोगों का आपस में किस तरीके का एक फ्यूचर प्लानिंग थी। आप और एक लाइफ के पार्टनर के चले जाने के बाद जो एक दर्द होता है वो तो अलग से है ही है। लेकिन अभी आपके साथ में आपका परिवार है, आपके भाई शैलेंद्र कुमार भी हैं जो पीछे खड़े हैं, आपसे बात कर रहे हैं और लगातार आपके साथ खड़े हुए हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे, आप हिम्मत मत हारिए, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सरकार से और प्रशासन से आपको पूरा न्याय मिले, और आपके मामले को किसी ऐसे ही किसी आम खबर की तरह दबने ना दिया जाए, और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों पर जिनकी वजह से एक माँ अपने बच्चे के साथ दुनिया को छोड़कर चली गई, इलाज के अभाव में अस्पताल से अस्पताल भटकते हुए, वो भी ऐसे माहौल में जहाँ पर आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि एक हाथी के मरने पर मंत्रालयों से निर्णय आ जाते हैं, लेकिन एक इंसान के मरने पर कोई बहुत सख्त कदम या निर्णायक कदम उठते नहीं दिखते हैं। ये सवाल लगातार उठते रहेंगे, और हम भी चाहेंगे कि जैसा आपकी पत्नी के साथ हुआ, आपके और आपके परिवार के साथ हुआ, ऐसा फिर दोबारा किसी के साथ ना हो। प्रशासन को सरकार के स्तर पर और समाज के स्तर पर ये सुनिश्चित करने की बेहद बहुत जरूरत है। विजेंद्र जी, ऐसी स्थिति में समय निकालकर हमसे बात करने के लिए, एशियाविल हिंदी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, जो इतनी देर से इस बातचीत को विजेंद्र जी के साथ सुन रहे हैं, वो आपकी बातों से जाहिर है कि जो एक शोक है परिवार में, उसको तो समझ पा ही रहे होंगे, लेकिन जो इसमें दिक्कतें इस मामले से सामने आती हैं, जो पूरा एक प्रशासन का और हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था का और सामाजिक व्यवस्था का जो नकाब इस मामले ने खींच के उतार दिया है कि कपड़े देखकर इलाज के ये लायक समझे जाने और न समझे जाने का निर्णय कर लेना, या फिर जब एक मरीज अस्पताल में पहुंचा है तो उसके और उसके परिवार के साथ में गैर मानवीय व्यवहार करना, और वहां एक अस्पताल से दूसरा अस्पताल केवल धक्के खाने के लिए सड़कों पर छोड़ देना, ये बहुत सी परेशानियों को और मुद्दों को सामने लाता है, जिसने समय रहते खत्म करने की जरूरत है, ताकि फिर दोबारा इस तरह से किसी और के साथ, किसी और परिवार के साथ ना हो। मेरे यानी वर्तिका के साथ जुड़ने के लिए, एशियाविल हिंदी के साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देश और दुनिया की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए एशियाविल हिंदी के साथ। नमस्कार।